हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है पेज नंबर 21 साना साना हाथ जोड़ चैप्टर का नाम है। तो जो हमारा सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 21 का रह गया था उसको एक्सप्लेन करना है इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो थोड़ा मैं ओवरव्यू कर लेती हूँ इन बातों को कि लेखिका प्रकृति के अद्भुत नज़ारों को देखकर चित्र लिखित हो जाती है। चित्र लिखित इन द सेंस वो अवाक रह जाती है। इनके बारे में उनके पास कोई शब्द नहीं होते हैं कहने के लिए कि वो इन सब बातों को शब्दों में उनका रूपांतरण किस तरीके से करे। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा ओवरव्यू जो हमारा वीडियो में हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी, अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी ही देर बाद बेही छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नज़ारों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरत थी। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूल, घाटियाँ और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखित था थिंक ग्रीन। देखिए यहाँ पे लेखिका कहती है जैसे ही वो उसका सफ़र आगे और आगे और आगे बढ़ता चला जा रहा था तो वो हिमालय की तरफ, हिमालय की जो गोद है उसमें समाहित होती चली जा रही थी। लेकिन इन समाहित होते वक्त उसे एक से एक प्रकृति के अनुपम दृश्य, अनूठे नज़ारे को अपने आँखों में उतार लेने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ। तो यही वो कहती है कि जैसे ही मैंने गर्दन घुमाई, चारों ओर जन्नत बिखरी हुई थी। स्वर्ग के समान उसने उसका आकलन किया है। जन्नत जैसी अनुभूति, जैसे ये परम अनुभूति है, जन्नत का सुख बहुत बड़ी बात है। इसलिए उसने तुलना की है कि जन्नत उसे चारों तरफ बिखरी हुई, स्वर्ग उसे चारों तरफ बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था। खूबसूरती ही खूबसूरती थी, चारों तरफ सौंदर्य विद्यमान था। आगे वो कहती है अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराती ये पर्वत। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें एक तरीके से समझना है। अपने को एक मतलब ये जो पर्वत थे ये समर्पित भाव लेके अपने समर्पण के साथ परोपकार की भावना से समर्पण को यहाँ परोपकार में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से ये सब हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये परोपकार की भावना से वहाँ पे खड़े हुए थे। लेखिका ने उसका दृष्टिकोण था ये उसको देखने का, और ये दृष्टिकोण गलत नहीं था, ये सही दृष्टिकोण था। क्योंकि ये जो प्रकृति का कोई भी चीज़ हो, प्रकृति प्रदत्त कोई भी, प्रकृति का कोई भी कण है वो स्व के लिए नहीं पर के लिए बना है। परोपकार स्वामी स्वयं के लिए। यहाँ पे कोई प्रकृति अपने लिए कुछ भी बचा के नहीं रखती, सब अपने मानव पुत्रों के लिए संग्रहित करती है और उन्हें दान दे देती है, जिससे क्या हो, इस मानव जाति का विकास हो, उन्हें स्थान मिले, उन्हें सुकून प्राप्त हो। क्योंकि धरती क्या है, माँ है, माँ अपने लिए कुछ नहीं रखती इस तरीके से। तो लेखिका की यही भाव इन शब्दों में फलीभूत होता है। ठीक है, आगे उसमें जो लिखा था उसने पढ़ा थिंक ग्रीन। थिंक ग्रीन इसके कई मायने हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें प्रकृति से चूंकि हम रिलेटेड हैं तो थिंक ग्रीन का मतलब होता है हमें जीवन में हरा ही सोचना है, यानी कि हमें प्रकृति के बारे में ही इसको ज़्यादा महत्व देना है, इसके बारे में, इसके बचाव के बारे में, इसके संरक्षण के बारे में। इस मानव का जब प्रकृति हमारे लिए इतना कर सकती है तो मानव के हर जीवन में हर तरह से अगर हम देखते हैं तो कुछ हमारे अधिकार होते हैं तो कुछ कर्तव्य भी होते हैं। बदले में प्रकृति हमसे सहारा मांगती है उसके संरक्षण का। सिर्फ 4 शब्दों का ये नाम प्रकृति हमसे मांगती है, संरक्षण। उसे बचाओ, उसे सुरक्षित रखो। ठीक है, आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहते तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम
हवा के हिलोरे देते प्रियता और रोडेंड्रो के फूल सब अपनी अपनी लय तान और प्रवाह में बहे। चरावेती और समूह के इसी सतत प्रवाह, समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। बहुत मतलब एक वास्तविक लाइनें हैं ये। वो लाइनें हैं जो प्रकृति को, वो व्यक्ति, वो मानव जो प्रकृति को आत्मसात करता है, प्रकृति के महत्व को समझता है। ये लाइनें बाकायदा एक बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो प्रकृति का संपूर्ण राज खोलती है। तो वो कहता है, क्योंकि एक लाइन अगर हमें इस टाइम पे और याद आती है, वो किसकी, मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि प्रकृति ने कहता बंद नहीं है फिर भी चलते नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहीं पे इसी लाइन को एक्सप्लेन करते हैं तो प्रकृति कितने शांत भाव से लेकिन कितना परिवर्तन लाती है। ये पॉइंट बहुत नोट करने वाला है कि शांत भाव से ही परिवर्तन होता है। ये हमारे लिए शिक्षा भी है। परिवर्तन चिल्लाने, धमकाने, डरने से कुछ नहीं होता। शांत भाव से प्रतिपल परिवर्तन करने से ही परिवर्तन होता है। कितना कुछ घटित हो रहा था आज ब्रह्मांड में, जो कुछ घटित हो रहा था, लेखिका की आंखों में, वो उसकी लेखिका की आंखें उसकी प्रत्यक्षदर्शी थी। सतत प्रवाहमान झरने, सतत प्रवाहमान, इनका प्रवाह कभी ना रुका हो, ऐसे झरने लेखिका ने देखे थे। प्रकृति का कोई भी चीज को देखो, उसका जब से उसने प्रवाहमान है ये धरती, ये प्रकृति, तो उसके प्रवाह में कोई भी अवरोध पैदा नहीं हुआ है। कभी दिन की जगह रात नहीं हुआ है, कभी कुछ भी नहीं बदला। प्रकृति का चक्र जो चलता है वो उसी तरीके से, इसलिए उसने कहा, एक शब्द दिया, सतत प्रवाहमान ये धरती, और नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी। सब कुछ वो उदाहरण के बतौर देख रही थी। सामने उठता धुंध, मंडराते आवारा बादल, मध्यम हवा, ये सभी प्रकृति के प्रदत्त प्राकृतिक स्रोत थे, जिससे प्रकृति का ही एक हिस्सा थे, इस तरीके से भी कह सकते हैं। और फिर मध्यम हवा के माध्यम से वो लहराते प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल। ये क्या है, सब अपने लय और तान और प्रवाह में बहते हुए थे। सब हम, एक चीज और भी है कि प्रकृति ने हमें ये ही संदेश यहाँ दे रही है, जैसा कि हम अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर, अलग अलग जातियों के हैं, लेकिन हम में एक ही भावना है, एकता की भावना है। सभी अपना काम लयबद्ध तरीके, कोई किसी के काम में कोई अवरोध पैदा नहीं कर रहा था। सभी अपना प्रवाहमयी अपने क्रियाकलापों का क्रियान्वयन कर रहे थे। इसलिए एक टाइम पे एक बात, इससे क्या होता है, जब सभी व्यक्ति सभी अपना विकास करते हैं, कोई का विकास किसी के माध्यम से अवरुद्ध नहीं होता है, तो फिर संपूर्ण विकास होने की प्रबल संभावना हो जाती है। इसलिए वो लाइन हमें आती है याद, चरावेती पृष्ठलामम चैव निरंतरम वयमग्रे चलिष्यामा निरंतरम। ठीक है, चरावेती चलते रहो, विकास करते रहो। ये प्रकृति, हम मदर नेचर हमें सब समझाती है। और उसी दौरान लेखिका को इस प्रकृति की संपूर्ण विराट सत्ता में मानव का व्यक्तित्व नजर आता है। तो बिल्कुल छोटा सा तुच्छ व्यक्तित्व, जिसे काउंट भी नहीं किया जा सकता, ऐसी विराट स्वरूप में मानव का व्यक्तित्व एक तिनके के समान उसे नजर आता है। पर कहते ना, मानव तो फिर भी कह नहीं सकते तो, लेकिन वजूद को तो, अगर वजूद के बतौर अगर मानव को पहचाना जाए, तो प्रकृति के सामने अगर इसकी तुलना की जाए, तो मानव का वजूद कुछ भी नहीं है। लेखिका हमें ये बात बताना चाहती है। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। तब इतनी संपूर्ण विराट सत्ता का अवलोकन करने के बाद लेखिका को एक नया शब्द मिला, और वो शब्द था चलायमान सौंदर्य। प्रकृति का सौंदर्य चलायमान है। हम प्रकृति को उन आंखों से नहीं देख पाते, क्योंकि हम तो एक्चुअली तो ध्यान देते नहीं हैं, हमें सब कुछ एज इट इज लगता है। लेकिन हमने अभी आपसे कहा ना कि
सब कुछ बंद नहीं है फिर भी चलते नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। ये चुपचाप परिवर्तन ही हमें पता नहीं होने देता कि प्रकृति हर पल रंग बदलने वाली है, प्रकृति रंग बदल रही है। ठीक है, तो अब उसने एक सौंदर्य का, इस सुंदरता को नाम दिया चलायमान सौंदर्य। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसके आगे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन।